नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है रिवीजन पाठशाला में। अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसी के साथ आज की इस गहन चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सोर्स है विजन पाठशाला के वो बेहतरीन स्टडी नोट्स जो भारतीय संविधान यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषताओं पर आधारित हैं। और आज का हमारा मिशन सिर्फ आर्टिकल्स या कुछ तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब हमें इस देश के सुप्रीम कानून के काम करने के तरीके को समझना है, वो लॉजिक डिकोड करना है जो यूपीएससी या एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। एकदम सही बात है। और चर्चा शुरू करने से पहले ना मैं ये बात रखना चाहूंगी कि संविधान सिर्फ वकीलों के लिए लिखी गई कोई मोटी सी किताब नहीं है। एकदम सही कहा। ये तो बेसिकली किसी भी देश का ना डीएनए होता है। आप इसे एक रूल बुक की तरह देखिए, जैसे किसी बड़े स्कूल को चलाने के लिए एक रूल बुक होती है ना। हाँ, कि कौन क्या करेगा, प्रिंसिपल के क्या अधिकार होंगे। एग्जैक्टली। प्रशासनिक अधिकार किसके पास होंगे, फैसले कैसे लिए जाएंगे, और सबसे जरूरी बात, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के, मतलब हमारे नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ये सब इसी दस्तावेज में तय होता है। तो मतलब ये एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जिसने हमारे इतने बड़े उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो दिया। बिल्कुल। अब जब हम इस रूल बुक की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है इसका विशाल आकार। हमारे नोट्स भी यही बताते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, मतलब लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। 1950 में जब इसे लागू किया गया था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। और आज देखिए 448 से ज्यादा आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। और बीच में पार्ट 7 को हटा भी दिया गया। हाँ, वो निरस्त हो गया। और कुछ नए हिस्से जैसे पार्ट 4A जो मौलिक कर्तव्य है और 9A यानी नगर पालिकाएं, ये सब जुड़ गए। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। जी, पूछिए। अमेरिका का संविधान तो सिर्फ 7 आर्टिकल्स में खत्म हो जाता है और ब्रिटेन वालों ने तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं समझी, वो बस परंपराओं से चल रहे हैं। तो भारत को इतने विशाल और विस्तृत संविधान की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस बड़े आकार के पीछे ना 1947 की ग्राउंड रियलिटी और हमारा इतिहास जिम्मेदार है। अच्छा। हाँ, मतलब ब्रिटेन को देखिए, वो एक छोटा सा सजातीय देश है। वहाँ सदियों से परंपराएं सेट हैं। वहाँ अलिखित सिस्टम काम कर सकता है। लेकिन भारत तो विविधताओं से भरा है। एग्जैक्टली। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, अनगिनत जातियां, धर्म, भाषाएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और संविधान सभा ये बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर कुछ भी हमने बस आपसी समझ या परंपरा के भरोसे छोड़ दिया तो आगे चलकर बवाल होना तय है। तो मतलब कोई ग्रे एरिया छोड़ना ही नहीं था उन्हें। बिल्कुल। उन्होंने केंद्र और राज्य के संबंधों से लेकर न्यायपालिका, यहाँ तक कि प्रशासन की छोटी छोटी बातें भी एकदम क्लियरली लिख दी। और एक और बड़ा कारण है। वो क्या? हमारे यहाँ अमेरिका की तरह राज्यों के अलग अलग संविधान नहीं है। पूरे देश और सारे राज्यों के लिए बस एक ही रूल बुक है। तो साइज तो बड़ा होना ही का ना। हाँ, ये तो बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। मतलब उस समय का माहौल ही ऐसा था कि हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना जरूरी था ताकि देश एकजुट रहे। बिल्कुल। अब देखिए, इतना बड़ा ढांचा तो बन गया, लेकिन इस ढांचे में पावर किसके पास है, ये समझना बहुत जरूरी है। रिवीजन पाठशाला के नोट्स कहते हैं कि हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है। हाँ, और विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। राइट। लेकिन इसके साथ ही ना हमने 3 स्तरीय संघवाद मतलब फेडरलिज्म भी अपनाया है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर जैसे पंचायतें। और यहीं पर ध्यान से समझिए, यहीं पर हमारे संविधान का सबसे दिलचस्प पहलू आता है, एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस वो कैसे? सवाल यह है कि क्या भारत पूरी तरह से एक फेडरल यानी संघीय देश है या फिर यूनिटरी यानी एकात्मक राष्ट्र है? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ना? देखिए, फेडरल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास लिखित संविधान है, वो सुप्रीम है। शक्तियों का बंटवारा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और राज्यसभा लोकसभा के रूप में द्विसदनीयता है। ये सब फेडरल होने के पक्के सबूत हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं
जो इस फेडरल वाली बात को एकदम काट देते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। मतलब कोई गुजरात या तमिलनाडु का नागरिक थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ भारत का नागरिक होता है। सही कहा। तो अगर राज्यों को इतनी ही पावर मिली है तो उनकी अपनी नागरिकता क्यों नहीं है? और एकीकृत न्यायपालिका देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा ट्रैप तो ऑल इंडिया सर्विसेज है, IAS, IPS। भाई, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मतलब ये अधिकारी राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति तो केंद्र करता है ना। तो ये सारे तो एकात्मक या यूनिटरी फीचर्स हो गए। और इसी विरोधाभास को ना बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया है। संविधान निर्माता जानते थे कि अगर राज्यों को एकदम फ्री छोड़ दिया तो देश बिखर सकता है। अलगाववाद का डर था। एग्जैक्टली। तो सामान्य स्थिति में देश फेडरल रहता है, लेकिन उसका झुकाव हमेशा केंद्र की तरफ होता है। इसे ही हम यूनिटरी बायस कहते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखिए। हाँ, बताइए। केसी वियर ने इसी वजह से भारत को क्वासी फेडरल कहा था, अर्धसंघीय, और ग्रांडवेल ऑस्टिन ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। यह सीधे सीधे PYQs में आता है। तो विद्यार्थियों, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, क्वासी फेडरल और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बिल्कुल। अच्छा, अब जब शक्तियों का बंटवारा है ही, तो ये तय कैसे होता है कि कौन क्या काम करेगा? यहाँ आती है हमारी 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। जी, जिसमें 3 सूचियां या लिस्ट्स दी गई हैं। हाँ, पहली है यूनियन लिस्ट। शुरुआत में 97 विषय थे, अब 100 हो गए हैं। इस पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, रेलवे, विदेशी मामले, जो पूरे देश के लिए जरूरी है। राइट। दूसरी है स्टेट लिस्ट। पहले 66 थे, अब 61 विषय हैं। इसमें पुलिस, कृषि, पब्लिक हेल्थ, ये सब आते हैं जिन पर राज्य सरकारें नीतियां बनाती हैं। और तीसरी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, ये दोनों के बीच एक पुल का काम करती है। इसमें पहले 47 विषय थे, अब 52 हो गए हैं। मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं ना? बिल्कुल, जैसे विवाह, तलाक, बिजली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 42वां संशोधन। इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना? हाँ, इसके तहत शिक्षा, वन, नाप तौल जैसे 5 विषयों को स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में डालना तो बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। मतलब आज देखिए ना, हमारे पास CBSE जैसा केंद्रीय बोर्ड भी है और हर राज्य का अपना स्टेट बोर्ड भी है। बिल्कुल, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर इस 3 लिस्ट वाले लॉजिक को हम एक जॉइंट फैमिली के उदाहरण से समझें, तो यूनियन लिस्ट हो गए परिवार के बड़े फैसले, जैसे घर कहाँ लेना है। हाँ, जो सबको प्रभावित करते हैं। स्टेट लिस्ट हो गया हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल स्पेस, कि उसे कौन सा करियर चुनना है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो फैसले हैं जहां सबको मिलकर डाइनिंग टेबल पर बात करनी चाहिए। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही बढ़िया है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है इससे। लेकिन एक बात सोचिए, दुनिया तो बदलती रहती है। हाँ, वो तो है। अगर कल को कोई ऐसा विषय आ जाए जिसका जिक्र इन तीनों लिस्ट में हो ही ना, तब क्या करेंगे? जैसे साइबर क्राइम या इंटरनेट। मतलब 1950 में तो किसी ने डेटा प्राइवेसी के बारे में सोचा भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो ऐसे नए विषयों को अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूरी पावर्स कहा जाता है। अच्छा। और ये किसके पास होती हैं? भारत ने ये कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया है। हमारे यहाँ ये पावर सीधे केंद्र यानी संसद के पास होती है। अगर कोई नया विषय आया तो केंद्र उस पर कानून बनाएगा। ये फिर से वही यूनिटरी बायस दिखाता है। समझ गई। लेकिन हमारे नोट्स में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वैसे तो स्टेट लिस्ट पर राज्य का हक है, पर 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जब संसद स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। हाँ, ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी के समय। बिल्कुल। पहली स्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल, तब शक्तियों का बंटवारा खत्म हो जाता है। दूसरी है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए। और तीसरी तब जब 2 या उससे ज्यादा राज्य खुद केंद्र से कहें कि हमारे लिए इस विषय पर एक समान कानून बना दीजिए। चौथी है किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने के लिए। अच्छा, और 5वीं क्या है? 5वीं सबसे खास है। अगर राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि किसी स्टेट लिस्ट के विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए। तो मतलब संकट के समय हमारा ढांचा पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है ये। बिल्कुल। अच्छा, शक्तियों की बात तो हो गई। अब जरा अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स पर आते हैं, जहां भारत की संस्कृति
और जमीन की बात होती है। जी 8वीं अनुसूची को लेते हैं जो भाषाओं से जुड़ी है। जी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। शुरुआत में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं और अब 22 हो गई हैं। और ये सफर दिखाता है कि संविधान कैसे समय के साथ बदलता है। 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी जुड़ी। फिर 71वें संशोधन से नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। हाँ, ये शॉर्टकट बहुत काम का है। और 2003 में 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। BDSM ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ मुझे एक बात पूछनी है। किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में डलवाने के लिए इतने प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? साहित्य अकादमी में फंडिंग मिलती है और सबसे बड़ी बात, उस भाषा में यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स दिए जा सकते हैं। ओहो, मतलब ये सीधे सीधे रोजगार और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल। और 2024 का करंट अफेयर भी है कि 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो विद्यार्थियों इसे करंट अफेयर्स के लिए जरूर नोट कर लें। जी। अब अगर हम 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करें तो मामला और सीरियस हो जाता है। ये ट्राइबल एरियाज से जुड़े हैं। 5वीं अनुसूची 10 राज्यों पर लागू होती है, लेकिन 6ठी अनुसूची वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए है। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राइट। लेकिन अभी हाल ही में 2024 में हमने देखा कि लद्दाख के लोग कड़ाके की ठंड में 6ठी अनुसूची की मांग करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट। तो हम सोचते हैं कि ये अनुसूचियां तो बस किताबी बातें हैं, पर लद्दाख के लोग इसके लिए सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि ध्यान से समझिए, ये उनके सर्वाइवल की बात है। 6ठी अनुसूची ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी ADC बनाने की पावर देती है। ADC ये क्या करते हैं? ये केवल कागजी संस्थाएं नहीं है। इनके पास जमीन, जंगल, खेती और अपनी संस्कृति के लिए खुद के कानून बनाने की पावर होती है। लद्दाख का पर्यावरण बहुत नाजुक है। तो उन्हें डर है कि बाहर के लोग आकर जमीनें ले लेंगे। एग्जैक्टली। अगर 6ठी अनुसूची का प्रोटेक्शन नहीं मिला तो बाहर की इंडस्ट्रीज आएंगी और उनका पूरा ट्राइबल कल्चर खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो ये ढाल मांग रहे हैं। बाप रे, मतलब 75 साल पहले लिखी गई एक रूल बुक आज भी लोगों के अधिकारों की सबसे बड़ी रक्षा कर रही है। ये सच में अद्भुत है। बिल्कुल है। अच्छा, अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सभी स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है, स्मार्ट हैक्स और मेमोरी ट्रिक्स। जी, क्योंकि इतना सब याद रखना आसान नहीं है। तो हमारे पास 12 शेड्यूल्स याद रखने की वो फेमस ट्रिक है, टीयर ऑफ ओल्ड PM, TEAROFOLD PM। हाँ, इस ट्रिक को जरूर याद रखें, लेकिन इसे समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो T से हो गया टेरिटरीज मतलब राज्य और संघ शासित प्रदेश। E से एमोल्यूमेंट्स यानी वेतन, A से अफर्मेशन मतलब शपथ, और R से राज्यसभा की सीटें। फिर ऑफ में O से अदर शेड्यूल्ड एरियाज यानी वो 6ठी अनुसूची वाले 4 राज्य। राइट। F से फेडरल स्ट्रक्चर यानी तीनों लिस्ट। फिर ओल्ड के O से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L से लैंड रिफॉर्म्स और D से डिफेक्शन मतलब दल बदल विरोधी कानून जो 10वीं अनुसूची में है। ये तो हर दूसरे एग्जाम में आता है। हाँ, और PM में P से पंचायत और M से म्युनिसिपैलिटीज। बिल्कुल। और इसके अलावा एलिमिनेशन हैक्स भी बहुत काम आते हैं। जैसे वो सिंगल वाला है। हाँ, अगर एग्जाम में कहीं भी सिंगल या एकल शब्द दिखे ना, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, तो आंख बंद करके उसे यूनिटरी मान लीजिए, वो फेडरल नहीं हो सकता। और वो AMTM वाला ट्रैप भी तो है। ओहो, वो तो सबसे बड़ा क्रैप है। एग्जामिनर हमेशा AMTM में मणिपुर डाल देता है। हाँ, M से मणिपुर सोच लेते हैं बच्चे। लेकिन मणिपुर 6ठी अनुसूची में नहीं है। M से सिर्फ मेघालय और मिजोरम है। मणिपुर दिखे तो तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया टिप है। एक और PYQ है जो अक्सर आता है, पहला संशोधन जो 1951 में हुआ था। मतलब 1950 में संविधान बना और 51 में ही बदल दिया। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सरकार को जमींदारी हटानी थी, लेकिन लोग संपत्ति के अधिकार का केस लेकर कोर्ट पहुंच जाते थे। तो विकास के काम रुक जाते थे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने पहले अमेंडमेंट से 9वीं अनुसूची बनाई। ये एक तरह का सेफ बॉक्स था। सेफ बॉक्स। हाँ, मतलब जो कानून इस लिस्ट में डाल दिया उस पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए ये किया गया था। ओहो, अब समझ आया। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एकदम बुलेट स्टाइल में। बिल्कुल, शुरू कीजिए। सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। 395 आर्टिकल से शुरू होकर 448 पार कर चुका है। क्वासी फेडरल ढांचा है, मतलब फेडरल और यूनिटरी का मिक्स। शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट।
शिक्षा भर्ती सूची में है 42वें संशोधन के बाद। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 2024 में 5 नई शास्त्रीय भाषाएं जुड़ी हैं। छठी अनुसूची में AMTM है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। और 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से आई, भूमि सुधारों को कोर्ट से बचाने के लिए। परफेक्ट। तो कुल मिला के संविधान अनुच्छेदों का कोई ढेर नहीं है यार, ये एक जीवित दस्तावेज है। बिल्कुल, ये समय के साथ खुद को अपडेट करता है और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी इसे समझना बहुत जरूरी है। ये आपके रोजमर्रा के अधिकारों को सीधे इम्पैक्ट करता है। एकदम सही बात है। और आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, मैं आप सभी के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, एक प्रोवोकेटिव थॉट होना चाहिए। सोचिए, 1950 में AI या डेटा प्राइवेसी जैसी चीजें नहीं थी। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हाँ। अगर आज आपको संविधान में AI को रेगुलेट करने के लिए कोई नया विषय जोड़ना हो, तो आप उसे किस लिस्ट में रखेंगे? हाँ, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में? और सबसे जरूरी बात, ऐसा करने के पीछे आपका तर्क क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही शानदार सवाल है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।